नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम इस क्लास के माध्यम से सामान्य प्रबंधन का थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नियोजन। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कवर कर लिया, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पटवारी का टारगेट किया, आपने पटवारी का टारगेट किया है और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सो यहाँ से जो सामान्य प्रबंधन के लेक्चर बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं। बस आपको एक बार पूरे पूरे क्लासेस से उनको कवर करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ में आपको लेक्चर भी मिल रहा है। सो आप अगर लेक्चर नहीं देखना चाहते सो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार स्टडी ज़रूर कर सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और पूरा सीक्वेंस के हिसाब से पूरे क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आपको प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप या तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से पूरे पूरे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ थर्ड जो चैप्टर है, नियोजन। सो नियोजन की ओर। सो नियोजन का मतलब होता है साथियों प्लानिंग। ठीक है, सो हम अगर प्लानिंग की बात कर सकते हो तो प्लानिंग क्या होता है? नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है भविष्य में होने वाली गतिविधियों को गतिविधियों का पहले से ही पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। एवं इसके इसके बेहतर क्रियान्वयन एवं एवं सर्वोत्तम सर्वोत्तम उपाय का निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। और इस तरह नियोजन का उद्देश्य उद्देश्य का निर्धारण तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि में विकास करने के संबंध में जो तथ्य दिया जाता है वो नियोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो नियोजन की परिभाषा क्या होती है साथियों? नियोजन की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत रखे हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे हेनरी फेयोल ने क्या कहा साथियों कि कार्य योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है ना, कार्य योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना है, या फिर कार्य की उस रूपरेखा से है जिनका पालन करना है, उस अवस्था से है जिसमें जिससे होकर कार्य को गुजारना है, तथा उन उन विधियों से है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहीं पे एनल ने क्या कहा साथियों? एलन ने क्या कहा? तो एनल साहब ने क्या कहा साथियों कि यहाँ पे नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों, और आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि एलन ने क्या कहा है कि नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए एक बनाया गया पिंजरा है। सो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसने कहा है? सो आपको याद रखना है एलन, है ना। किसने कहा है? एलन के अनुसार एलन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है साथियों इसमें उर्विक के अनुसार। सो उर्विक के अनुसार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उर्विक के अनुसार क्या है कि यानी कि नियोजन मुख्य रूप से, है ना, नियोजन मुख्य रूप से कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने एवं कार्य करने के पूर्व उस पर विचार करने और अनुमान के बजाय तथ्यों के आधार पर करने का एक प्रकार है। ये किसने? उर्विक ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों इसमें जॉर्ज और टेरी के अनुसार। सो इन्होंने क्या कहा है कि नियोजन भविष्य में, है ना, इन्होंने क्या कहा है कि जो नियोजन है भविष्य में, नियोजन जो है भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। इन्होंने भी क्या कहा साथियों कि भविष्य जो है, यानी कि नियोजन जो है भविष्य में झांकने की एक विधि एवं तकनीक है, और तथा भावी आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक परीक्षण है, ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में आयोजित यानी कि समायोजित किया जा सके। ठीक है, यही हम देखेंगे नियोजन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं साथियों, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सो नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम देखें, सो नियोजन में सबसे पहले कार्य के उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ता है क्योंकि उद्देश्य प्रबंधक का वह गंतव्य स्थान होता है जहाँ से उसे भविष्य में
पहुंचना होता है, भविष्य में पहुंचना होता है, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कार्य का निर्धारण करना। यानी कि नियोजन का यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है साथियों, कार्य का निर्धारण करना करना होता है और यह तय करना होता है कि भविष्य में कौन से, है ना, भविष्य में कौन सा कार्य किस प्रकार किया जाए। ठीक है, सो इस बात का आपको याद रखना है कि कार्य का निर्धारण करना, नियोजन के अंतर्गत सबसे पहले आपको कार्य का निर्धारण करना होता है। नियोजन का पहले यानी कि प्राथमिकता ये होती है साथियों कि उद्देश्य का कार्यों का निर्धारण करना, उद्देश्य के जो कार्य होते हैं उनका निर्धारण करना और यह तय करना होता है कि भविष्य में कौन सा कार्य किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है लक्ष्यों की प्राप्ति करना। सो नियोजन के अंतर्गत दूसरा उद्देश्य होता है उद्देश्य निर्धारण, लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, तो प्राप्ति हेतु उपाय करना होता है जो कि कुशल प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में कार्य क्षमता आ जाता है साथियों। सो कार्य क्षमता के अंतर्गत अगर हम देखें तो कार्य क्षमता में वृद्धि करना, यह भी इसका प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, सो कुशल नियोजन के माध्यम से प्रबंधक की जो कार्य दक्षता में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला यहाँ पे दिया गया साथियों कि अधिकारों का प्रतियोजन करना, है ना। एक सुदृढ़ योजना सदैव अधिकारों का प्रतियोजन प्रतियोजन उचित तरीके से करना सुनिश्चित करती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि कार्यों के लचीलापन, यानी कि एक कुशल योजना के माध्यम से कार्य में लचीलापन लाया जाता है तथा उन तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा उनके माध्यम से कम लागत पर, है ना, कम लागत पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सो कार्य में अगर लचीलापन है सो आप यहाँ पे कम लागत पर अधिक यानी कि लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सकता है इसमें। ठीक है, इसके बाद में जोखिम का पूर्वानुमान, यानी कि लक्ष्य के निर्धारण में लक्ष्यों की प्राप्ति के दौरान संभावित भविष्यगत जोखिमों का कुशल योजना के माध्यम से पूर्वानुमान से लगाया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नियोजन का विशेषता एवं लक्षण को हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। प्रबंधन के संबंध में नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं जिनमें नियोजन की प्रकृति तथा क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, सो पहला हम देखेंगे साथियों नियोजन का केंद्र बिंदु एवं लक्ष्य की प्राप्ति। सो यद्यपि अगर स्थान यानी कि संस्थानों में क्या होता है साथियों, स्थान यानी कि स्थापना, संस्थानों की स्थापना सामान्यतः सामान्य उद्देश्य से होती है, किंतु विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अतः नियोजन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है और नियोजन तब तक ही निर्धारित होता है जब तक यह संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता है। सो नियोजन जो है प्रबंधक का एक प्राथमिक कार्य है। नियोजन क्या है, प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है। प्रबंधक के अन्य कार्यों के लिए आधार नियोजन प्रदान करता है, अतः निर्धारित नियोजन के ढांचे के अंतर्गत ही समस्त प्रबंधकीय कार्यों को यह करता है, निष्पादित की जाती है तथा इस तरह नियोजन अन्य समस्त कार्यों से पहले किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों नियोजन सर्वोपरि है। सो नियोजन सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए और नियोजन संस्था के सभी विभागों तथा प्रबंधक के सभी स्तरों हेतु आवश्यक होता है और यह ना तो उच्च प्रबंधकीय का होता है और ना ही किसी विशेष विभाग का अनन्यकार होता है, लेकिन इसके बावजूद नियोजन का क्षेत्र विभिन्न स्तरों तथा विभाग के अंतर्गत होता है। विभाग से कैसे होता है, भिन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है नियोजन अविरत है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि योजनाएं सामान्यतः एक विशिष्ट समय के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, जैसे कि 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, अतः उस समय के पूर्ण हो जाने पर नवीन आवश्यकता अनुसार व भविष्य की आवश्यकता अनुसार नई योजना बनाना जरूरी हो जाता है। अतः नियोजन कभी न समाप्त होने वाली एक क्रिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
सो आपको क्या पॉइंट याद रखना साथियों, नियोजन एक कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और नियोजन का रूपरेखा जो है भविष्यवादी है, ठीक है। सो इससे आप क्या समझते साथियों कि नियोजन सामान्यतः कैसे होती है, दूरदर्शिता का भाव इसमें समाहित होता है, ठीक है। तथा यह भविष्य के लिए तैयार की जाती है, तथा नियोजन का उद्देश्य भविष्य की घटनाओं के जो उत्पाद स्थिति में हितों में कुशलतापूर्वक समानता एवं संरचना करना होता है, और इसमें भविष्य से संबंधित विश्लेषण व भविष्यवाणी को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि नियोजन के निर्णय क्षमता निहित होती है। नियोजन में क्या होता है साथियों, नियोजन में निर्णय क्षमता निहित होती है, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों का तथा क्रियाओं से क्या होता है, सर्वोत्तम विकल्प का ही चुनाव करना होता है। यदि केवल एक ही संभवतः लक्ष्य या केवल एक ही कार्य करने की विधि हो तो नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। अतः नियोजन प्रत्येक विकल्प का पूर्व परीक्षण या फिर मूल्यांकन करने के उपरांत उसमें किसी एक को सर्वोत्तम चुनाव करना होता है। सो इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे साथियों, नियोजन निर्णय क्षमता निहित होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो देखते साथियों, तो नियोजन एक मानसिक अभ्यास होता है। सो आपको याद रखना है साथियों कि जो नियोजन है, जो दूरदर्शी के साथ ही मस्तिष्क के अनुप्रयोग की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना एवं ठोस निर्णय भी लेना जरूरी होता है। वास्तव में यह करने की अपेक्षा मानसिक चिंतन की क्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साथियों कि नियोजन में जो भी कार्य भविष्य में करना है उसका निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नियोजन के लिए सोच क्रमानुसार तथा तथ्यों पर पूर्वानुमानों के विश्लेषण पर आधारित होता है, ठीक है। अब नियोजन के महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांतों पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं साथियों, और यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुंटस तथा ओ डेनोल ने यहाँ पे अपना मत दिया था कि प्रभावी नियोजन के निम्नलिखित तथ्यों दिए, और पहला जो तथ्य इनका था साथियों कि लक्ष्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। सो यह सिद्धांत की अगर हम बात करें तो नियोजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य माना गया, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉइंट है साथियों की कार्य दक्षता का सिद्धांत, यानी कि कुशलतम नियोजन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर, है ना, कुशलता जो है इनके अंतर्गत इन्होंने क्या माना कि नियोजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति करना पहला पॉइंट माने उन्होंने। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया इन्होंने कि कार्य दक्षता का सिद्धांत के अंतर्गत नियोजन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना एक नियोजन का एक सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया उन्होंने कि समय का सिद्धांत, यानी कि समय किसी भी कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण होता है। अतः समय जो है किसी भी कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अतः कुशल नियोजन के माध्यम से कम समय पर अधिक कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, ठीक है। उसके ये आपको याद रखना है। उसके बाद में व्यापकता का सिद्धांत की हम बात करें तो व्यापकता का सिद्धांत जो है नियोजन एक सर्वोपरि क्रिया होती है जो कि उपक्रम के प्रबंध के हर स्तर पर अनिवार्य होती है। अतः यह प्रबंध के सभी स्तरों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तथा सहयोग का सिद्धांत की हम बात करें तो संगठन में सभी के सहयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सुगम होता है, ठीक है। और नियोजन की प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते साथियों। सो नियोजन की प्रक्रिया जो है कार्यों का निर्धारण करना होता है इसमें, और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में अग्निकी चरणों का पालन करना होता है, ठीक है। चरणों का हमें यहाँ पे पालन करना होता है। सो पहला पॉइंट है कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, इस दिशा में पहला कदम होना चाहिए साथियों, उद्देश्यों का निर्धारण करना, क्योंकि प्रत्येक संगठन में कुछ अनुभव उद्देश्य होते हैं, और ये उद्देश्य पूरा संगठन प्रत्येक विभाग या प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित होने चाहिए। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट है तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना सरल हो जाता है, ठीक है। यदि नहीं है तो हमें वही कार्य बहुत ही कठिन होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया साथियों कि
विकासशील विकासशील आधार बनाना, ठीक है। सो विकासशील आधार बनाना क्या साथियों कि नियोजन का रिश्वत भविष्य से होता है, ठीक है। प्रायः अनिश्चित अनिश्चित होता है तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी प्रत्येक नियोजन का भविष्य भविष्य में कुछ भी हो सकता है। यहाँ यानी कि इस संकटकालीन अवधारणाओं को उपयोग करने के लिए लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अतः प्रबंधक को भविष्य के लिए कुछ अवधि एवं परिणाम अवधि एवं अवधारणाएं बना लेनी चाहिए, ठीक है। तथा यह अवधारणाएं जो है आधार कहलाती है, जिनके आधार पर भविष्य की जो योजनाओं का सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है एक सरल नियोजन के रूप में, अर्थात पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों की कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। जब एक उद्देश्य का निर्धारण आप करते हो, सो करते हो एवं मान्यताएं निश्चित हो गई हो, तो जो आगामी कदम उन पर कार्यवाही करना होता है तथा कार्यवाही करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनेक प्रकार की विधियां हो सकती है तथा इन इन सभी विधियों का ज्ञान हासिल करना तथा उनके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाए इसका मूल्यांकन नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। अतः साथ ही मूल मूल विधियों के द्वारा वैकल्पिक विधियों का पूर्वानुमान लगाकर अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में इसकी सहयोग यानी कि यह सहयोगी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों विकल्पों का मूल्यांकन करना। तो आगामी कदम में प्रत्येक विवरण के गुण एवं दोषों की जानकारियां प्राप्त हो जाती है, ठीक है, होती है। और एक ही विकल्प के कई पहलुओं के रूप में हो सकते हैं जिनका आगामी में तुलना करना चाहिए तथा प्राप्त करने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्ताव के प्रश्न एवं पक्ष एवं विपक्ष दोनों पहलुओं की तुलना करनी चाहिए तथा उन परिणामों के आधार पर ही कार्यविधि तय करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे साथियों यहाँ पे विकल्पों का चुनाव, ठीक है। सो इस यानी कि यह निर्णय लेना एक उचित आधार होता है कि अनिवार्य सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृति की जानी चाहिए तथा उसी को लागू करना चाहिए। एक आदर्श योजना ही वास्तव में सर्वाधिक साक्ष्य एवं लाभकारी तथा कम से कम असंगत परिणाम देने वाली होती है तथा बहुत सी योजनाएं सदैव अंक गणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में नहीं आती है और ऐसी अवस्थाओं में व्यक्तिगत निष्ठा तथा प्रबंधकों का अनुभव निर्णय तथा यानी कि समसामयिक यानी कि सामयिक संबोध ही क्या होती है सर्वोपरि व्यवहारिक विकल्प चुनने में मुख्य भूमिका अदा करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों की योजनाओं को लागू करना, क्योंकि जब ऐसा कदम आता है जिसमें कि प्रबंध के अन्य कार्य भी शामिल होते हैं और इस संबंध में योजनाओं को सही तरीके से लागू करने से ही है यह महत्वपूर्ण कार्य है कि साथियों की सर्वथा वंचनीय है इस कदम की पूर्ति के लिए आवश्यक काम करने तथा मशीन क्रय करने के लिए अधिक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों नियोजन के प्रकार, और नियोजन के प्रकार होते हैं दो। एक होता है साथियों एकल नियोजन और दूसरा होता है स्थायी नियोजन। सो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। एकल नियोजन क्या होता है साथियों, एकल प्रयोग क्या होता है। ऐसा योजना जो उद्देश्य प्राप्ति है तो सिर्फ एक बार प्रयोग में लाई जाती है उसे एकल योजना कहा जाता है, ठीक है। और वही हम अगर स्थायी योजना की बात करें तो स्थायी योजना ऐसी योजना जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। और यह योजना प्राप्ति है तो बार बार प्रयोग में लाई जाती है उसे कहा जाता है साथियों स्थायी योजना, ठीक है। ये अब देख लीजिएगा स्थायी योजना नियोजन के अंतर्गत नियोजन के मुख्य अंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला अंग आता है उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद में नीतियाँ और कार्यविधि और नियम, इसी के अंतर्गत यहाँ पे है विधियाँ, रचनाएं, बजट और कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम एक एक इनको पॉइंटों को यहाँ पे समझते साथियों कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वह तत्व होता है जिसमें आप क्रिया के अंतिम है ना जो काम आप करने वाले हो उसके क्रिया के अंतिम परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।
ये सामान्यतः संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाती है तथा वे विस्तृत सामान्य परिणामों पर केंद्रित होती है और ये भविष्य के क्रियाकलापों को परिभाषित करते हैं तथा जिन्हें पाने के लिए संस्था संघर्ष करती है तथा उद्देश्य को किसी खास अवधि के लिए व्यक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, सो आपके पास में उद्देश्य होना चाहिए साथियों। ठीक है, उसके बाद में नीतियाँ। सो यह व्यावसायिक उपक्रम के कार्यों तथा निर्णयों के सही दिशा निर्देश प्राप्त करनी होती है तथा यह विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले संदेशों का समाधान करती है। ठीक है, सो कार्यविधि क्या होता है साथियों, इस तत्व के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्गों का चयन करना होता है और कार्यविधि का आशय दैनिक क्रियाकलापों के संचालन से है साथियों। जैसे कि कार्य कैसे संपन्न करना है उसकी विस्तृत विधियां जो है प्रक्रिया ही बतलाती है और यह कार्यविधि एक विशिष्ट कालानुक्रमिक क्रम से प्रचलित होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, नियम। सो ये जो नियम होते हैं विशिष्ट विकिरण है जो कि यह बताते हैं कि क्या कार्य करना है वह ये किस प्रकार से समझ यानी कि किस समझबूझ या फिर लचीलापन की इजाज़त नहीं देती है। ये प्रबंधकों को द्वारा लिए गए निर्णयों का एक प्रतिबिंब होता है साथियों और तय करते हैं कि अमुक कार्य निश्चित रूप से होना है या फिर अमुक कार्य जो है निश्चित रूप से नहीं होना है, क्योंकि इसमें ना तो कोई समझौता होता है और ना ही कोई परिवर्तन जब तक कि कोई नीति संबंधित निर्णय ना लिया जाए। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे विधियाँ भी होती है। सो विधियों के अंतर्गत हमें देखिए, सो ये विधियों को निर्धारित तरीके से यानी कि निर्धारित तरीकों या फिर व्यवहारों को उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा उद्देश्य के अनुसार किसी कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जो है प्रक्रिया के चरणों के अंतर्गत होता है। ठीक है, यह एक घटक के माध्यम से संपन्न होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों रणनीति। सो रणनीति भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है साथियों, क्योंकि व्यूह रचना किसी व्यावसायिक संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णय तथा निर्देश के संबंध स्थापित करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि वह व्यूह रचना एक व्यापक योजना जो कि संगठन के उद्देश्य को पूरा करती है तथा विस्तृत योजना के लिए निम्न आयाम भी प्रदान करती है, जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण करना, अमुक कार्य की क्रियाविधियों का चुनाव करना और उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यावसायिक स्रोतों का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे साथियों बजट। ठीक है, सो बजट का जो अभिप्राय क्या है साथियों, भविष्य योजनाओं के संख्यात्मक मदों के रूप में प्राप्त करना होता है। इसमें क्या होता है साथियों, योजनाओं के भविष्य के तथ्यों तथा संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा बजट जो है मूलतः भविष्य में होने वाले क्रियाकलापों का है ना, क्रियाकलापों पर व्यय एवं आय के पूर्वानुमान का प्रमुख तत्व होता है तथा बजट का जो निर्माण है वित्त वर्ष के योजनाओं से योजनागत होता है। ठीक है, तथा इसमें प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय प्रधान की भूमिका होती है। कार्यक्रम की हम बात करें साथियों, तो यह नियोजन के विषय में एक विस्तृत विवरण होता है जो कि व्यावसायिक उद्देश्य नियमों कार्य एवं मानवीय तथा भौतिक संबंधों व किसी कार्य को करने की रूपरेखा को निर्धारण करता है। ठीक है, तथा कार्यक्रम के अंतर्गत संगत की जो स्तर होती है सदैव समस्तर होती है उनका उस क्रियाविधि को इसमें समाहित होती है और इसमें मूलतः कार्यविधि बजट का निर्माण जो है नियम पालन इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे साथियों नियोजन, है ना। सो नियोजन क्या होता है, नियोजन का महत्व की हम बात करें, सो नियोजन किसी संगठन में लक्ष्य की तीव्रता के लिए नियोजन एक अनिवार्य तत्व के रूप में विद्यमान होता है साथियों, जिसमें कोई भी बिना संगठन के अपने निर्धारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः एक संगठन में नियोजन के निम्नलिखित रूप यहाँ पे प्रमुख दिए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो यह निर्देश की व्यवस्था करता है। ठीक है,
क्या करता है साथियों, यह निर्देश की एक व्यवस्था करता है। उसके बाद में अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। यह अतिव्यापी तथा अव्यापी क्रियाओं को कम करता है और यह क्या करता है साथियों, नवप्रवर्तक विचारों को प्रोत्साहित करता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह निर्णय लेने को सरल बनाता है और यह नियंत्रण के मानकों तथा यथार्थ निर्धारण को क्या करता है, ये निर्धारित करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों नियोजन की सीमाएं, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत हमें कौन सी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सो नियोजन की सीमाओं की अगर हम बात कर सकते हो तो किसी भी संगठन के लिए नियोजन एक शारीरिक और मानसिकता के रूप में कार्य करता है, किंतु फिर भी नियोजन की कुछ सीमाएं हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए नियोजन की आलोचना किया जा सकता है। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार से है, उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते साथियों। तो नियोजन एक कैसा होता है, कठोर प्रक्रिया है। ठीक है, कैसा है, कठोर प्रक्रिया है। किसी संगठन में एक लक्ष्य को निश्चित समय के लिए सुनियोजन या फिर योजना तैयार की जाती है। यही योजना भविष्य में कार्यविधि निर्धारित करती है कि प्रबंधकों के लिए इसमें परिवर्तन करने की एक संभावना नहीं, यानी कि परिवर्तन करने की संभावना नहीं होती है। इस कारण वर्तमान परिस्थिति परिस्थिति के अनुसार इसमें लचीलापन का अभाव होता है और उससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी कारण नियोजन कैसे होता है, एक कठोर प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, समय अनुकूलन एवं परिवर्तन संभव नहीं होता है। सो व्यावसायिक वातावरण सदा परिवर्तनशील होती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता है। यह व्यावसायिक वातावरण में अनेक आयाम होते हैं, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, कानूनी तथा सामाजिक आदि। इसका प्रभाव व्यावसायिक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता रहता है। ठीक है, किंतु पूर्व में निर्धारित योजना जो है क्रियान्वयन के कारण उन कार्यक्रमों में परिवर्तन करना थोड़ा कठिन होता है और जिस कारण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में अनेक बाधाएं आती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है, याद रखने साथियों, नव सृजनात्मक का नितांत अभाव। ठीक है, सो नियोजन वह प्रक्रिया है साथियों जिसमें किसी भी कार्य के लिए पहले से ही कार्यविधि कर दी जाती है। ठीक है, किंतु यदि बदलती परिस्थिति के अनुसार कहीं सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है तो पूर्व निर्धारण क्रियाविधि के कारण प्रबंध अपने यानी कि इनमें चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्य अपनी पूर्व उत्पादकता को क्या करता है, प्राप्त करने में प्रायः असफल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों इसमें खर्चीला प्रक्रिया। यह क्या है, खर्चीला प्रक्रिया लोग मानते हैं ऐसा। सो नियोजन के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए बजट का आवंटन उस कार्य को करने के लिए पूर्व की निधि निर्धारित करती है साथियों, क्योंकि इसी के फलस्वरूप क्या होता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में समय व वित्त की हानि भी होती है। और यदि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हुआ तो संगठन को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। अतः इसीलिए नियोजन को एक खर्चीला प्रक्रिया कहा गया है और जिसमें भविष्य की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, समय का श्रम की हानि होना। ठीक है, तो नियोजन के माध्यम से समय के पूर्व निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम बल का उपयोग किया जाता है। इसमें संगठन की श्रम शक्ति के साथ साथ समय की भी हानि होती है तथा संगठन को वित्तीय हानि का खतरा सदैव बना रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, आश्वासन प्रक्रिया। सो नियोजन में पूर्ण रूप से भविष्यगत प्रक्रिया है। इसमें यह मानकर लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि निम्न स्तरों के लक्ष्यों को प्राप्ति है ना, निम्न स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति यानी कि संभवतः हो सकेगी, किंतु भविष्य जो है अनिश्चित होता है। यहाँ पर किसी भी कार्य का परिणाम क्या होगा यानी क्या प्राप्त होगा यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः नियोजन पूर्ण रूप से आश्वासन प्रक्रिया है। इसमें
इसमें सफल की गारंटी संभवतः यानी कि देना नहीं है, ठीक है। सो ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और नियोजन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही पूरे क्लास देखने के लिए आप इस सलाम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। अगर आप एमपी पटवारी या फॉरेस्ट या फिर एमपी टीटी यानी कि वर्ग 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा डाटा मिलने वाला है। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि अभी कोचिंग ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं और उनके पास में उतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारा जो मटेरियल है साथियों पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में मिल रहा है। सो आप यहाँ से भी पढ़ के आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सो आप अपनी लक्ष्य को सही दिशा देते हुए निरंतर प्रयास करते रहे साथियों, क्योंकि आपको आज के स्थिति में डाटा कहीं से भी मिल सकता है। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए और एक आग होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, और उसके लिए आप रास्ते ढूंढें। सो आपको अनगिनत रास्ते मिलेंगे। आपको आज की स्थिति में डाटा की कहीं ज़रूरत नहीं, यानी कि कहीं कमी नहीं आने वाली, ठीक है। सो आप बिना कोचिंग से, बिना ऑनलाइन कोचिंग से भी आपकी जो स्टडी, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम क्लास को यहीं पे विराम देते साथियों, और इसी के नेक्स्ट क्लास में हम आज जो पढ़े हैं हमने उसका टेस्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं। सो हम टेस्ट को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।